ओके सो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं अबाउट मेटा टैग। HTML के अंदर हम लोग का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है मेटा टैग। इनफैक्ट अगर आप गूगल वगैरह करते हो तो उधर पे भी मेटा टैग काम आता है। गूगल पर अगर आप सर्च कर रहे हो या जो रैंकिंग होती है वेबसाइट की, तो उसके अंदर भी मेटा टैग काम आता है। मेटा टैग है क्या? एक्चुअली मेटा टैग है ना, हमारे जो पेज का एडिशनल इंफॉर्मेशन रहता है वो दिखाता है। सिमिलरली आप समझ सकते हो कि हमारा पेज का मेटा डेटा का मतलब होता है वो पेज का इंफॉर्मेशन हम मेटा टैग के अंदर डालते हैं कि इस पेज में ये चीज़ें हैं, हमें ये चीज़ें दिखा रहे हैं हम लोग इस पेज के अंदर। सो दैट इज मेटा डेटा। मेटा टैग हम लोग आप देख सकते हो ये इस तरीके से लिखते हैं। एंड मेटा टैग एक एम्प्टी टैग है। एम्प्टी टैग मतलब कि उसका कोई एंडिंग टैग नहीं होता। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेटा ऐसा ही लिखते हैं, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट है वो हम लोग अभी देखते हैं। सो इतना ही हम लोग का मेटा टैग होता है। मेटा टैग के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, हम लोग कुछ ही दिखने वाले हैं। एंड अगर आपको इतना जमेले में नहीं पढ़ना, समझना नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ ये कॉपी करके पेस्ट करके लिख दो, सिंपल। आप इसके बाद थोड़ा सा स्किप कर सकते हो वीडियो इफ़ यू वांट। सो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कैर सेट, सबसे पहले जो एट्रीब्यूट है वो है कैर सेट। कैर सेट का कहने का मतलब ये है कि हमारे पेज का कैरेक्टर एनकोडिंग क्या होगा, हमारे पेज के अंदर कितने कैरेक्टर्स होंगे और वगैरह वगैरह। तो UTF-8 एक स्टैंडर्ड अभी बन चुका है कि हम लोग को जितने भी वेबसाइट बन रहे हैं उसका कैरेक्टर सेट UTF-8 होना चाहिए। UTF-8 के अंदर दुनिया के सारे सिंबल्स, दुनिया के सारे भाषा के टैग्स टाइप, सब कुछ इसी के अंदर है। इनफैक्ट जितने भी फॉन्ट्स आते हैं सारे के सारे UTF-8 के अंदर एनकोडेड रहते हैं। ऑफकोर्स आपको पता ही होगा हमारी जो कंप्यूटर जो है वो बाइनरी समझता है, तो उसका कोई ऐसा वैल्यू वगैरह होती है, तो वो थोड़ा सा हम लोग डीप में नहीं जाएंगे। लेकिन एक तरीके के बोलते हैं ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लैंग्वेज होती है, उसी तरीके से कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग के लैंग्वेज होती है। तो जब भी वो ट्रांसलेट वगैरह करता है तो उस टाइम पे ये चीज़ काम आती है। तो HTML4 जब भी था ना, तो हम भी अभी तो देखो HTML5 हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन HTML4 के अंदर एक बाय डिफ़ॉल्ट था जो कि था ISO 88591। ये एक स्टैंडर्ड एनकोडिंग लैंग्वेज था UTF HTML4 के अंदर। इसके अंदर 256 तरह तरह के कैरेक्टर्स थे। लेकिन UTF के अंदर, UTF-8 के अंदर ये आ गया 8 बिट वाला। तो यहाँ पे क्या हो गया ना कि बहुत सारे और भी बहुत सारे एडअप होते हैं। ओके, तो हमारा जो सबसे पहला जो था एस्काई वाला, उसके अंदर 128 थे। एंड उसके बाद जो ISO 88591 जो था, उसके अंदर लगभग 256 डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कैरेक्टर्स कोड्स थे। UTF-8 के अंदर उससे भी बहुत ज़्यादा है। इस दुनिया में जितने भी सिम्बॉल्स कैरेक्टर जितने भी है और जो नए बन रहे, वो सारे के सारे UTF-8 के अंदर कवर हो जाते हैं। इधर पे ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना समझ लो कि कैरसेट करके एक चीज़ होती है जो हम लोग लिखते हैं। और नहीं लिखोगे आप डॉक टाइप HTML लिखते हो जब भी पेज के स्टार्टिंग के अंदर, तो वो बाय डिफॉल्ट समझ लेता है कि हमारे पेज का जो एनकोडिंग होगा वो होगा UTF-8। ओके, सो यहाँ पे पहला हम लोग ने देख लिया कैरसेट। उसके बाद आता है नेम। नेम और कंटेंट, ये जो दो क्या बोलते हैं ये जो दो एट्रीब्यूट है, ये दोनों हम लोग एक साथ ही यूज करते हैं हमेशा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेम। तो नेम के अंदर हमारे पास 3 से 4 कुछ ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती है। नेम के अंदर सबसे पहला जो आता है वो है ऑथर, यानी कि जो हम लोग का HTML का जो डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट या फिर उस पेज का ऑथर कौन है, वो उसका जो कंटेंट है वो किसने लिखा है कंटेंट। ओके, सो वो ऑथर लिखोगे और कंटेंट के अंदर वो ऑथर का नाम आएगा। ये दोनों कोरिलेट करते हैं। अगर मैंने नेम ऑथर लिखा हुआ है तो कंटेंट के अंदर ऑथर का नाम आएगा। सिमिलरली उसके बाद हमारे पास होता है कीवर्ड। तो नेम अगर मैंने कीवर्ड लिखा हुआ है तो वो पेज का कीवर्ड में यूज करूंगा। सो आई होप इतना समझ में आया होगा आपको कि नेम और कंटेंट एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। सबसे पहला नेम, नेम ऑथर लिखा, तो कंटेंट के अंदर ऑथर का नाम आएगा। जैसे अगर मैंने पेज बनाया हुआ है तो मैं लिखूंगा आयुष शाह। सिमिलरली कोई कंपनी का होगा तो वो कंपनी का नाम लिखेगा। तो इस तरीके से होता है। फिर कीवर्ड्स, कीवर्ड्स मतलब कि वो पेज किस बारे में। अगर मैं लिखता हूँ टेक के बारे में, या फिर समझ लो मोबाइल फ़ोन आया कोई, उसका मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो आर्टिकल के अंदर, तो उसके रिलेटेड कंटेंट लिखूँगा। जैसे कि लेट सपोज मैंने सर्च किया ताजमहल, तो ताजमहल से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल से मेरे को मिल जाएंगे। तो वो कहाँ से पता चला, जो SEO जो गूगल है उसको पता कैसे चला
कि मैं ताजमहल सर्च कर रहा हूँ तो ताजमहल से रिलेटेड ये पेजेस है। सबसे पहले गूगल ने सारे का सारे आर्टिकल पढ़े होंगे और वो सारे मैच करके वो लेके आया होगा, या फिर मैंने वहाँ पे कंटेंट में डाला होगा ताजमहल। तो यहाँ पे अगर मैं ताजमहल डाल दूंगा तो चांसेस ये है कि मेरा जो पेज है वो गूगल पे आ जाए और वहाँ पे दिखाई दे। ओके, इतना डीप में अगर जाना नहीं है तो आप इन दोनों को स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि जनरली ये चीज़ नहीं डाली जाती, लेकिन एक टू बी ऑन सेफर साइड आप डाल सकते हो ये चीज़। ओके, फिर हमारे पास आता है डिस्क्रिप्शन। तो अभी डिस्क्रिप्शन के अंदर जो चीज़ लिखी रहती है, नेम इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, ये आप सिंटेक्स देख लो। इसके अंदर का जो कंटेंट रहता है वो आता है यहाँ पे। आप अगर गूगल सर्च करते हो, जैसे कि मैंने रिलायंस सर्च किया, मेरे को एक ये विकीपीडिया का पेज आया, इसके अंदर ये आप देख रहे हो रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, जो भी कुछ भी लिखा हुआ है, तो ये जो टेक्स्ट है ये आता है डिस्क्रिप्शन से। अभी यहाँ पे सवाल आता है कि अगर किसी ने डिस्क्रिप्शन का कंटेंट कुछ डाला ही नहीं है तो क्या होगा? तो होगा ये कि हमारे पेज के अंदर जो भी स्टार्टिंग के 2-3 लाइन होते हैं पैराग्राफ के, वो लाइन वो ले लेगा यहाँ पे और दिखाने लगेगा। हम लोग इसको देखते भी है गूगल करके। अभी मैं यहाँ पे सर्च करता ताजमहल। ओके, ताजमहल, अभी ऑफकोर्स मैं ब्रेव यूज़ कर रहा तो ये ब्रेव का सर्च आएगा, बट जस्ट मैं आपको बता रहा। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो देख लो, इसको मैं ओपन करता न्यू टैब में। सो यहाँ पे आप ये देख रहे हो, यहाँ पे सबसे पहली 2-3 लाइन आ रही है, क्राउन ऑफ प्लेस ब्ला 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 जो भी लिखा हुआ है, तो वो चीज़ आ रही है यहाँ से। यानी कि इन्होंने मेटा का हम लोग का जो डिस्क्रिप्शन है वो नहीं डाला है। ओके, तो अगर डिस्क्रिप्शन नहीं डाला होगा तो वो इस तरीके से दिखाएगा, वो पहली 2 लाइन उठा लेगा। सिमिलरली अभी यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने यहाँ पे डाला होगा, तो ये वाला इंटरनेशनल जो भी लिखा हुआ है उसके ऊपर जाके देखते हैं इनका, कहीं पे इनका इन्होंने टेक्स्ट सामने से डाला हुआ है या फिर हम लोग को इसको ढूंढना होगा। ओके, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये इन्होंने यहीं पे डाला हुआ है। सिमिलरली हमारे पास और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे सर्च करता, एक काम करते हैं मैं गूगल ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि गूगल में लोगों को कुछ ज़्यादा ही बिलीव होता है इसीलिए। तो मैं सर्च कर लेता HTML, चलो HTML हम लोग सीख रहे हैं, HTML सर्च कर लेता। तो यहाँ पे HTML स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज कुछ तो लिखा हुआ है, इसको ओपन करते हैं एंड यहाँ पे देखो ये जो लाइन है वो यही ले रहा है, कोई ऐसा नया चीज़ नहीं दिखा रहा है। सिमिलरली अगर मैं नीचे कहीं पे जाऊँ, लेट सपोज इन्होंने, मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे शायद से डाला हो सकता है लर्न हाउ टू कोड, कुछ तो लिखा हुआ है इन्होंने। इसका मैं अभी ओपन करके देख लेता हूँ, यहाँ पे कहीं पे टेक्स्ट तो नहीं है ना? ओके, नहीं दिख रहा मेरे को। तो मैं यहाँ पे अभी इसका सोर्स कोड ओपन करता, सर्च करता डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लर्न हाउ टू कोड, ये दिख रहा है आपको? ये है मेटा डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हम लोग ने, मैंने अभी सिंटेक्स में बताया, ये दिख रहे हो? तो ये सेम चीज़ यहाँ पे भी है, लर्न हाउ टू कोड वगैरह। एंड यहाँ पे देख रहे हो ये हाउ टू कोड वाला, तो यहाँ से वो डेटा उठा के यहाँ पे दिखा रहा है। अगर वो नहीं रहेगा तो जो आर्टिकल की पहली 2-3 लाइन रहती है वही वो दिखाता है। ओके, सो यही चीज़ बतानी थी कि हमारा डिस्क्रिप्शन किस तरीके से वर्क करता है। तो डिस्क्रिप्शन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। एंड सॉरी, थोड़ी सी आवाज़ मेरी सी बेकार सी हो गई होगी। फिर हमारे पास आता है मेटा नेम व्यू पोर्ट। अभी व्यू पोर्ट थोड़ा सा ट्रिकी है समझना, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। और अगर आपको नहीं समझना ना तो आप सिंपली ये कॉपी पेस्ट कर लो, क्योंकि जनरली हम लोग इसको समझते नहीं है, हम लोग सिर्फ ये लाइन को कॉपी पेस्ट करके दिखा देते हैं। ओके, लेकिन अगर समझना है तो बी देयर इन द वीडियो। सो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये मैंने एक ओपन किया है विदाउट व्यू पोर्ट ये वाला टैग, और एक ओपन किया विथ व्यू पोर्ट। तो ये देख रहे हो डिफरेंस, देख रहे हो? तो ये जो कंटेंट है इसका, ये सिर्फ ये करता है कि ब्राउज़र को बताता है कि हमारा कौन सा एक्चुअली कौन से डिवाइस में ओपन है। क्या मेरा टेक्स्ट आईपैड में ओपन है, क्या मेरा टेक्स्ट फ़ोन में ओपन है, क्या मेरा टेक्स्ट डेस्कटॉप में ओपन है। अगर ओपन है तो उसकी विड्थ क्या है, जैसे कि ये जो डेस्कटॉप है इसकी विड्थ है 1280x720। अगर मैं इसको सेटिंग्स में ओपन करके दिखाऊँ, यहाँ पे ये रहा सेटिंग्स, सॉरी ये रहा सेटिंग्स, तो ये देख रहे हो 1280x720, तो ये वाला हमारे पास है। तो इसी तरीके से सारे डिवाइसेस के कुछ ना कुछ विड्थ होते हैं, तो वो बताता है कि इसका विड्थ इतना होगा, इसका विड्थ इतना होगा। तो वो विड्थ हमें ये वाला जो टैग है ये बताता है। अभी इसमें मेटा में नेम में हम लोग लिखते हैं व्यू पोर्ट, कंटेंट में लिखते हैं विड्थ इक्वल्स टू डिवाइस हाइफन विड्थ। तो डिवाइस का विड्थ बता रहे हैं हम लोग ये इसके थ्रू। एंड इनिशियल स्केल 1, यानी कि उसका जूमिंग लेवल क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे आप ये देख लो, अगर मैंने विड्थ माइनस विड्थ लिखा हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली बताएगा
तो एक्चुअली कौन सा है। फ़ोन में अगर ओपन हो रहा है तो ऐसा दिखेगा, डेस्कटॉप में हो रहा है तो ऐसे दिखेगा, एंड अगर टैबलेट में हो रहा है ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे कि अगर मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, आईफोन 12 प्रो में 390 पिक्सल लेगा, आईपैड में 768 लेगा, लैपटॉप में 1200 लेगा, या उसके जो भी विड्थ होगा उसके हिसाब से लेगा। और यहाँ पे इनिशियल स्केल देख लो, अगर मैं इनिशियल स्केल 1 लिखता हूँ तो इस तरीके से दिख रही है, लेकिन अगर 0.5 लिखता तो ये देख लो कितनी वाहियात सी दिख रही है। तो ये कमाल होता है हमारे इनिशियल स्केल वाला का। ओके, तो अभी हम लोग इसको ओपन करके देख लेते हैं, इसको प्रैक्टिकली कोड करके भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ कोड ऑलरेडी किया हुआ है जो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो फिलहाल के हम लोग ये चीज़ हटा देते हैं, एक एक करके चीज़ देखते हैं। तो इसको मैं ओपन कर लेता लाइव सर्वर के थ्रू विथ माय ब्राउज़र। इसको ओपन नहीं हो रहा, ओके हम लोग यहाँ से ओपन कर लेते हैं, अगर ओपन नहीं होता तो यहाँ से कर लेने का, सिंपल। एंड यहाँ पे मैं एक हेडिंग डाल देता, तो यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल दिया आयुष इज हियर, एंड यहाँ पे मेरे को रिफ्रेश करना होगा। तो ये टेक्स्ट आ तो चुका है, ठीक है, मतलब वाहियात दिख रहा है आई नो, बट ठीक है, हमें सिर्फ सीखना है चीज़ें इसीलिए। यहाँ पे सबसे पहले मैं डाल देता मेटा, एंड यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर मैं यहाँ पे मेटा कोलन UTF डालता तो यहाँ पे वो UTF-8 वाला जो कैरसेट आ जाता था, लेकिन हमें इतना नहीं चाहिए, हमें चाहिए मेटा से मेटा, एंड फिर यहाँ पे कैरसेट UTF-8। यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता आप स्मॉल में लिखो या बड़े में लिखो, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा ही दिखेगा। एंड इनफैक्ट अगर मैं ये हटा दूँ, लेट्स सपोज मैं इसको कमेंट कर देता, तो भी ये UTF-8 पे ही होगा। अगर आपको जानना है कि UTF-8 पे है कि नहीं, तो यहाँ पे नीचे देख रहे हो ये सिलेक्ट एनकोडिंग लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये UTF-8 बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है। ऑफकोर्स ये यहाँ पे लैंग्वेज भी दिखाता है एंड बहुत सारी चीज़ें दिखाता है। अगर मैं ये हटा दूँ तो क्या होता है, तो भी यहाँ पे ये UTF-8 ही ले रहा है। ओके, तो ये चीज़ है हमारी। एंड अगर आप ये डाल देते तो हमें बता रहे, ब्राउज़र को पहले ही बता रहे कि हमारा जो कोड है वो UTF-8 के अंदर ही है, तो प्लीज़ ये UTF-8 के अंदर कैरेक्टर एनकोडिंग के अंदर ओपन हो। ओके, इसके बाद हमारे, मैंने आपको ये चीज़ इसका सिंटेक्स वगैरह तो बता ही दिया, तो आपको ये चीज़ इतनी तो समझ में आ ही गई रहेगी कि क्या कोड एग्जैक्टली करना है। नेम ऑथर कीवर्ड इसके अंदर इस तरीके से लिखना है। तो आई डोंट थिंक सो कि इसका सिंटेक्स वापस से टाइप करके बताने की ज़रूरत है। तो आप अगर कुछ सवाल है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना। एंड हाँ, यहाँ पे कीवर्ड्स के अंदर ये है ना, कॉमा सेपरेटेड होगा। यहाँ पे देख रहे हो टेक कॉमा HTML, इस तरीके से कॉमा सेपरेटेड होगा, अलग अलग कीवर्ड। लेट्स सपोज यहाँ पे ताजमहल एक कीवर्ड है, तो ताजमहल लिखूंगा, फिर कॉमा लिखूंगा, फिर मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया ऐसा कुछ लिखना है तो उस तरीके से मैं लिखूंगा। ओके, फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में भी सेम है, नेम में आएगा डिस्क्रिप्शन, एंड कंटेंट की वैल्यू आएगी जो भी डिस्क्रिप्शन आपको डालना है वो पेज का। फिर हमारा जो मेन आता है वो आता है व्यू पोर्ट, तो अभी हम लोग व्यू पोर्ट लिख लेते हैं मेटा, एंड यहाँ पे ले लेते हैं नेम व्यू पोर्ट, VIEWPORT, व्यू पोर्ट इस तरीके से लिखना है व्यू पोर्ट। अगर नहीं लिख रहा तो जूम कर लूँ मैं। तो ये है व्यू पोर्ट का सिंटेक्स, इसमें मैं लिखूंगा कंटेंट, कंटेंट, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा विथ इक्वल्स टू डिवाइस माइनस विथ। तो ये मैंने डिवाइस माइनस विथ लिख दिया। देखो अगर मैं इसको, इसमें एक पैराग्राफ भी डाल देता मैं, लॉरेम 100, तो मैंने यहाँ पे 100 वर्ड्स का पैराग्राफ डाल दिया, एंड इसको मैं रिफ्रेश कर देता। अभी मैं इसको इंस्पेक्ट करता, तो ये देख रहे हो, मैं अगर इसको छोटा बड़ा कर रहा हूँ तो ये एकदम अच्छे से एडजस्ट हो रहा है। बट ये मैंने ये डाला इसीलिए, अगर मैं इसको हटा दूँ तो यहाँ पे अभी रिफ्रेश करके दिखाऊँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत ही थोड़ा सा वाहियात चीज़ होती है। इसको मैं Ctrl 0 करता, एंड मैं यहाँ पे सेव करना भूल गया आई गेस। ओके, सो अभी अगर मैं इसको ओपन करूँ एंड इसको छोटा करो, अभी फ़िलहाल टेक्स्ट है तो ये इतना नहीं दिखाएगा, लेकिन अगर मैं कहीं पे विड्थ वगैरह डाल दूँ तो ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो सबसे पहला इतना सा ये हो गया, लाइक एक के नीचे एक नहीं आ रहा है। तो दैट इज़ द थिंग, देख रहे हो अभी देखो कितना वाहियात सा हो गया डिस्प्ले, इतना वाहियात सा दिख रहा है। बट अगर मैं सेम अभी यहाँ पे व्यू पोर्ट डाल दूँ, अभी रिफ्रेश करूँ, तो ये देख रहे हो, इसको मेरे को इस तरीके से डालना होगा, तो ये इस तरीके से आ रहा है। तो इतना समझ में आ ही गया होगा आपको। इसको मैं जूम कर लूँ तो ये थोड़ा सा अच्छा दिख जाएगा। तो यही चीज़ थी, इतनी आई होप आपको समझ में आया होगा। विथ माइनस विथ क्या करता है कि हमें डिवाइस की विथ बता देता है। अभी यहाँ पे आप बोलोगे कि ठीक है मैं इसको Ctrl 0 कर देता, इसका जो साइज़ है वो 100% कर देता है। Ctrl 0 से उसका साइज़ जो है वो 100% जाता है। एंड अगर मैं यहाँ से कोई फ़ोन सिलेक्ट करूँ जैसे कि Pixel 5, तो Pixel 5 का ये है, कोई भी आप समझ लो, कोई तो है। इसको मैं Ctrl 0 कर दूँ यहाँ पे,
तो अभी तो ठीक दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इसको हटा दूँ एंड रिफ्रेश करूँ, ये देख रहे हो कितना वाहियात हो गया, इसके अंदर टेक्स्ट जो है बाहर जा रहा है, मतलब स्क्रीन के बाहर जा रहा है, इसको स्क्रॉल करना पड़ रहा है। तो ये काम, ये फ़ायदा होता है विथ इक्वल्स टू डिवाइस माइनस विथ का। एंड इनिशियल स्केल 1, ये देख रहे हो यहाँ पे ऐसा दिख रहा था, तो अगर मैं अभी इनिशियल स्केल इक्वल्स टू 1.0, अभी आप 1 भी डाल सकते हो, 1.0 भी डाल सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो मैंने ये डाल दिया। अभी यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो ये देख रहे हो इनिशियल स्केल 1.0 पे काम हुआ है। अगर मैं अभी इसको प्लस करूँ तो कुछ नहीं होगा। तो ये बताता है कि हमारा इनिशियल स्केल 1 होगा हमेशा। तो ये चीज़ थी। अभी इसमें अगर मैं 0.5 कर दूँ एंड यहाँ पे अभी रिफ्रेश करूँ तो ये देख रहे हो 0.5 में ये इस तरीके से जूम इन हो गया थोड़ा सा। तो ये काम होता है हमारे इनिशियल स्केल का। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसके अलावा और भी चीज़ें होती है, जैसे कि अगर आपको पेज रिफ्रेश करना है, पेज रिडायरेक्ट करना है, तो वो भी हम लोग मेटा टैग के थ्रू ही करते होता है ना, कि कुछ वेबसाइट होती है जिसमें कुछ टाइम बाद हमें लाइक 5 या 10 सेकंड के बाद कोई दूसरे लिंक पे रिडायरेक्ट करना है, तो वो सारी चीज़ें होती है मेटा टैग के थ्रू ही। ओके, वो लेकिन हम लोग फिर कभी सीखे, लेकिन इतना आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्यूपोर्ट क्या है, हम लोग कैसे यूज़ करते हैं एंड ऑल। अगर आपको इसमें कोई भी सवाल है, कुछ भी पूछना है, तो प्लीज़ कमेंट कर लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो बाय बाय एवरीवन।